हेलो दोस्तों, न्यू एक्शन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हमने भारत की नदियों को दो भागों में बांट कर पढ़ा था पहली क्लास में, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों को हमने तीन भागों में बांट कर पढ़ा था, एक सिंधु नदी तंत्र और एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। नंबर 1, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। नंबर 2, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। हम इन्हें दो भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ना, उन्हें हम दो भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। क्या स्टार्ट करते हैं? अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। पूछ लिया जाता है कि अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे उत्तर की नदी यानी उत्तरतम नदी कौन सी है, या दक्षिणतम नदी कौन सी है, या उत्तर से दक्षिण तक क्रम लगाइए। तो देखिए, पहले आप इधर देख लीजिए, बंगाल की इधर की साइड बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। अरब सागर के अंतर्गत एक खाड़ी आपको दिख रही होगी। ये अरब सागर के अंतर्गत आती है खाड़ी, खंबाती खाड़ी बोलते हैं हम। किसे क्या बोलते थे? खंबाती खाड़ी। तो ये किसके अंतर्गत आएगी? अरब सागर के अंतर्गत आती है खंबाती खाड़ी। यानी कि कहा जाए तो खंबाती खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, ये चार नदियां आपको दिख रही होंगी, और ये अरब सागर में अंतर्गत है, तो इसलिए अरब सागर का हिस्सा ही है खंबाती खाड़ी। तो स्टार्ट करते हैं हम अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। देखिए, आपके लिए हमने एक सबसे उत्तर में एक नदी दर्शाई है, लूनी नदी। लूनी नदी उत्तरतम नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उत्तर की नदी है। इसके बाद हमने जो आपके लिए दूसरी नदी दर्शाई है, साबरमती नदी। साबरमती नदी अपना जल खंबाती खाड़ी और अरब सागर में गिराती है। खंबाती खाड़ी और अरब सागर में गिराती। खाड़ी पूछेगा तो खंबाती खाड़ी बताना, और अरब सागर पूछेगा तो बताना कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसके बाद हमने माही नदी बताई हुई है, आपके लिए दर्शाई हुई है माही नदी। तो माही नदी भी अपना जल अरब सागर में गिराती है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। इसके बाद जो हमने आपके लिए नदी दर्शाई है, नर्मदा नदी है, जो कि अपना जल अरब सागर में गिराती है। इसके बाद ये ताप्ती नदी है। मांडवी और ज्वारी ये गोवा की दो नदियां हैं और अपना जल अरब सागर में गिराती है। इसके बाद हमने शरावती नदी बताई हुई है, आपके लिए कर्नाटक राज्य में बहती है और ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। इसके बाद पेरियार नदी और भरतपुंजा नदी, ये केरल की दो नदियां हैं जो कि अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। इनका एक क्रम है जो कि पूछ लिया जाता, उत्तर से दक्षिण तक क्रम से लगाइए, या दक्षिण से उत्तर की साइड क्रम से लगाइए। तो एक क्रम है इनका जो कि आपको याद करना पड़ेगा। तो क्रम तो आप याद कर लेना, हमने बता दिया। अब हम एक एक से नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले लूनी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? लूनी नदी। पूछा जाता है कि इसका उद्गम कहां से हुआ, और कौन से सागर या खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। तो देखिए, इसका उद्गम अरावली पर्वत से होता है। लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत से होता है और ये अपना जल किसी भी खाड़ी या सागर में नहीं गिराती। इतना इंपोर्टेंट रखना, ये फैक्ट इसका सभी से इंपोर्टेंट बनता है। ये अपना जल किसी भी खाड़ी या सागर में नहीं गिराती, ना ही ये किसी की सहायक नदी है, बल्कि ये अरावली पर्वत से निकलने के बाद जैसे राजस्थान के कच्छ के रण में राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के बाद ये गुजरात में जैसे ही प्रवेश करती है, तो गुजरात के कच्छ वाला एरिया गुजरात के कच्छ के रण में ये पानी के अभाव के चलते, यानी पानी की कमी के कारण ये इसी में समाप्त हो जाती है, यानी विलीन हो जाती है। तो पूछा जाता है कि निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी अपना जल किसी भी सागर या समुद्र में नहीं गिराती। तो बताना कि लूनी नदी के बारे में इतना ही आपके लिए बनता है फैक्ट। इसके बाद हम लूनी नदी के बाद हम बढ़ते हैं
साबरमती नदी। क्या पढ़ते हैं? साबरमती नदी। तो देखिए दोस्तों, क्या पढ़ते हैं हम? साबरमती नदी। साबरमती नदी लिखते चलना है, पेपर की दृष्टि से सभी इंपोर्टेंट फैक्ट हैं ये। साबरमती नदी। साबरमती के बारे में बात करते हैं तो पूछा जाता है कि साबरमती ये नदी है ना, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो बताना कि इसका उद्गम अरावली पर्वत, राजस्थान, अरावली पर्वत जिला राज्य राजस्थान से। कौन से राज्य से? तो राजस्थान से। राज्य का नाम राजस्थान से निकलती है और अरावली पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है और बहती हुई ये गुजरात में प्रवेश करती है। और गुजरात में प्रवेश करने के बाद एक खंबाती खाड़ी यानी कि अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। कौन सी? शरावती नदी। कहां पर अपना जल गिराती है? तो ये अपना जल खंबाती खाड़ी यानी कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। देखिए, अब इस पर दो शहर इंपोर्टेंट हैं। गुजरात के दो शहर इंपोर्टेंट हैं। शरावती नदी पर गुजरात के दो इंपोर्टेंट शहर हैं। तो पूछा जाता है कि गुजरात का जो गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर किस नदी के किनारे बसी हुई है? यही पूछता है सबसे पहले। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, वो साबरमती नदी के तट पर बसी हुई है। इसके बाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर, गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद भी इसी के तट पर बसा हुआ है। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बताना कि साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है अहमदाबाद। अहमदाबाद और गांधीनगर ये दोनों शहर जो कि गुजरात के हैं, ये साबरमती नदी पर बसे हुए हैं। और गांधी जी का साबरमती आश्रम, गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी तट पर बसा हुआ है। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी का जो साबरमती आश्रम है ना, वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बताना कि साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ये साबरमती के बारे में ये फैक्ट बनते हैं जो कि आपको याद करने होंगे, पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं माही नदी। देखिए, कौन सी नदी की बात करते हैं? माही नदी। तो माही नदी के बारे में थोड़ा फैक्ट देखते हैं हम। देखिए, माही नदी, माही नदी के बारे में थोड़े अपन फैक्ट देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है और अपना जल कहाँ पर गिराती है। तो स्टार्ट करिए माही नदी। देखिए, माही नदी, माही नदी का उद्गम, माही नदी का उद्गम पूछा जाता है तो बताना कि माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। कहां से? धार जिला है मध्य प्रदेश का, धार जिला है मध्य प्रदेश का और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। अगर पूछा जाए आपसे कौन सी श्रेणी से होता है तो बताना कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से और मध्य प्रदेश के धार जिले से इसका उद्गम होता है माही नदी। किसका? माही नदी। माही नदी 3 राज्यों में बहती है। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि ये नदी कितने राज्यों में बहती है तो बताना कि 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में बहती है। कौन सी नदी? माही नदी। सबसे पहले ये मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश के बाद ये थोड़ा मुड़ जाती है ऊपर की साइड और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये खंबाती खाड़ी यानी कि अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। माही नदी की एक विशेष अच्छा फैक्ट बनता है विश्व लेवल पर कि पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आपने जो रेखा दर्शाई हुई है ना, ये देखिए, ये कर्क रेखा है और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काट रही है। देखिए, एक बार ये काट रही है और एक बार यू टर्न लेकर एक बार ये काट रही है। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी अच्छा फैक्ट बन गया इसके बारे में, क्योंकि पूछा जाता है कि कर्क रेखा को, विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, निम्न में से कौन सी है तो बताना कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार
काटती है। इतने सारे इसके बारे में फैक्ट बनती हैं जो कि आपको याद करने होंगे माही नदी के बारे में, कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, कितने राज्यों से बहती है, अपना जल कहाँ पर गिराती है, और कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में। तो देखिए, माही नदी को मिटा रहे हैं और बात कर रहे हैं किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं हम। किसके बारे में? नर्मदा नदी। पूछा जाता है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ और नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है और कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, उनके सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट बनता है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो बताना कि अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, एक चोटी है मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ये। कौन सी है? अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है अमरकंटक, जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से इसका उद्गम होता है। किसका? नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी का उद्गम यहीं से होता है, अमरकंटक से। और अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। और यहाँ से बहने के बाद, अमरकंटक से निकलने के बाद ये जैसे जबलपुर में प्रवेश करती है, जबलपुर में प्रवेश करती है, तो पूछा जाता है कि जबलपुर शहर, मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो बताना कि जबलपुर, जबलपुर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। और जबलपुर में एक जलप्रपात का निर्माण करती है, धुआंधार जलप्रपात। किसका? धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। पूछ लिया जाएगा कि धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है या किस शहर में स्थित है, तो बताना कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलने के बाद, जबलपुर से निकलने के बाद महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के समांतर बहती है। थोड़ा थोड़ा बहने के बाद ये गुजरात यानी कि महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात के बाद ये अपना जल खंबाती खाड़ी में गिरा देती है। और इसके तट पर एक गुजरात का एक जिला बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है, भरूच। कौन सा? भरूच। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि गुजरात का जो भरूच है ना, भरूच, जो भरूच जिला कहाँ पर बसा हुआ है, तो बताना कि इसी के तट पर बसा हुआ है। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि भरूच जो कि गुजरात का एक जिला है, एक किसके तट पर बसा हुआ है, तो बताना कि ये नर्मदा नदी के तट पर, यानी कि नर्मदा नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। मुहाना यानी कि ये अपना जल जैसे ही खंबाती खाड़ी या अरब सागर में गिराती है ना, तो इसी के तट पर बसा हुआ है यहाँ पर ये भरूच। तो इसके बारे में इतने भी सारे फैक्ट बनते हैं जो कि आपको याद करने होंगे। किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में। अब बात करते हैं हम इसकी सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदियों के बारे में कहने के तौर पर कहा जाए तो नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। कितनी? नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। और हमें 41 सहायक नदियों के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल 4-5 के बारे में पढ़ना है। पूछा जाता है कि नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो बताना कि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है तवा। कौन सी? तवा। तवा, तवा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी बनती है। पूछा जाता है कि तवा किसकी सहायक नदी है, तो बताना कि नर्मदा की सहायक नदी। और एक बात और ख्याल रखना, दिमाग में फिट कर लेना आपकी में अपने में, कि नर्मदा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, उन सभी की नदियों के नाम या तो आपकी किचन की सामग्री पर, यानी किचन में जो आप उपयोग करते हैं उनके नाम पर, या जानवरों के नाम पर रखे हुए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि तवा है, शक्कर है, दूधी है, हिरणी है, गंजाल है, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ये गंजाल यानी कि अपन जैसे गांव में बोलते हैं भगोना, क्या बोलते हैं? भगोना। और हिरणी यानी कि आप जानवर है ना, हिरण है ना, इसी की सहायक नदी है। तवा जो कि आप किचन में यूज करते हैं तवा का, शक्कर का यूज, दूध का यूज आप सभी किचन में यूज करते हैं ना, तो इनकी नर्मदा की सहायक नदियों के नाम जानवरों के नाम पर और किचन की जो अपन उपयोग में लाते हैं उनके नाम पर रखे हुए हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता देना। इसके बाद हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। किसके बारे में? ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए इधर ये मिटा रहे हैं, इधर देखिए ताप्ती नदी। पूछा जाता है कि इसका उद्गम कहां से हुआ, तो बताना कि इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल में एक जगह पड़ती मुल्ताई, मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। मुल्ताई में, बैतूल में एक जगह पड़ती है, मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। तो बताना कि मध्य प्रदेश के बैतूल में एक जगह पड़ती है मुल्ताई, वहां से इसका उद्गम होता है। किसका? ताप्ती नदी का। कहां से उद्गम होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल में मुल्ताई स्थित है, उस पॉइंट से, मुल्ताई पॉइंट से इसका उद्गम होता है। किसका? ताप्ती नदी का। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में? तो 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्यों में अपना जल बहाती है। मध्य प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, बता दिया। महाराष्ट्र के बाद ये जैसे ही गुजरात में प्रवेश करती है, तो गुजरात में इस पर 2 परियोजना हमने आपको पढ़ा रखी हैं। कौन सी? एक उकाई परियोजना और एक काकरा पारा परियोजना। ये दोनों परियोजना इसी नदी पर बनी हुई है। कौन सी? उकाई परियोजना और काकरा परियोजना के बारे में पूछ लिया जाता है किस राज्य में, तो बताना कि गुजरात में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो बताना कि ताप्ती नदी पर स्थित है। और गुजरात का एक फेमस शहर सूरत इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। सूरत इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये भी आप फैक्ट याद कर लेना। तो दोस्तों, हमने ताप्ती नदी के बारे में जितने भी फैक्ट बनते थे पेपर की दृष्टि से, वे सभी फैक्टों के बारे में हमने चर्चा की। जैसे कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, कितने राज्यों में बहती है, उकाई परियोजना, काकरा परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है, सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं मांडवी और ज्वारी नदी के बारे में। तो देखिए अब हम किसके बारे में बात करते हैं? मांडवी और ज्वारी नदी के बारे में। तो देखिए भाई, मांडवी नदी और ज्वारी नदी का उद्गम, दोनों नदियां गोवा में बहती हैं। कहां पर? गोवा मध्य प्रदेश, गोवा जो कि भारत का, सॉरी जो मध्य प्रदेश बोला वो नहीं, गोवा भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। कौन सा? गोवा। तो ये ज्वारी और मांडवी और ज्वारी दोनों नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। और किस राज्य में होता है? गोवा में। ये नदियां कहां पर बहती हैं? गोवा में। और अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। तो इतना ही पूछा जाता है आपसे आगे चलकर कि गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी कि गोवा की सबसे फेमस नदी है मांडवी नदी। इसलिए पूछा जाता है कि गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो बताना कि गोवा मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। इतना भी याद कर लेना। और पूछा जाता है कि मांडवी नदी किस राज्य में बहती है, तो बताना कि मांडवी नदी गोवा राज्य में बहती है। इसके बाद हम एक नदी हमने आपसे और दर्शाई नीचे की साइड, शरावती नदी। कौन सी? शरावती नदी। तो पूछा जाता है कि शरावती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो बताना कि शरावती नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है।
पश्चिमी घाट से होता है और किस राज्य से होता है? तो बताना कि कर्नाटक राज्य में ये बहती है, यानी कर्नाटक राज्य से इसका उद्गम होता है, जिसका नाम है शरावती नदी। शरावती नदी इसलिए फेमस बन जाती है क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात, जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है पूछ लिया जाता है। तो बताना कि यह जलप्रपात शरावती नदी पर बना हुआ है और किस राज्य में है? तो बताना कि कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में है जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात, और किस नदी पर? तो बताना कि शरावती नदी पे बना हुआ है जलप्रपात स्थित है। इसके बाद शरावती नदी के बारे में पूछ लिया जाता है, अच्छे से याद करना इसके बारे में कि जोग जलप्रपात किस नदी पर बसा हुआ है और किस राज्य में है। तो बताना कि जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद हमने शरावती नदी के थोड़ा दक्षिण में एक नदी वो दर्शाई है पेरियार नदी। तो पेरियार नदी और भरतपुजा, ये दो नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पेरियार नदी और भरतपुजा, पेरियार नदी और भरतपुजा किस राज्य में बहती है? सबसे पहले ये पूछा जाता है। तो बताना कि केरल राज्य में, यानी केरला, केरला राज्य में ये बहती है। कौन सी? पेरियार नदी और भरतपुजा नदी। तो सबसे पहले हम पेरियार नदी के बारे में बात करते हैं, फिर भरतपुजा के बारे में बात करते हैं। देखिए, पेरियार नदी की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, हमने आपके लिए एक परियोजना बनाई थी, उकाई परियोजना पढ़ा रखी ना, उकाई परियोजना। तो सबसे पूछा जाता है कि उकाई परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? उकाई नहीं है दोस्त, सॉरी यार, उकाई तो हमने पढ़ ली रखी है, किसके बारे में है पढ़ रखी है उकाई? इडुक्की परियोजना। कौन सी? इडुक्की, इडुक्की, इडुक्की परियोजना, इसके बारे में बात कर लिया कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर है। तो बताना कि इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। कहाँ पर? पेरियार नदी पर है और केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में स्थित है इडुक्की परियोजना, जो किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। और पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो केरल राज्य में बहती है। इसके बाद हम बात करते हैं भरतपुजा के बारे में। तो भरतपुजा भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। तो पूछा जाता है कि भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? तो बताना कि भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है भरतपुजा। और भरतपुजा केरल की सबसे लंबी नदी है। ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे, पूछ लिया जाएगा केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भरतपुजा। कहने के लिए भारत की दृष्टि से भरतपुजा इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, पर केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है, यानी भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है, इसलिए भरतपुजा हमारे लिए इंपोर्टेंट बन जाती है। इसलिए भरतपुजा के बारे में भी ये दो फैक्ट याद कर लेना कि ये दक्षिण की, यानी भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है और केरल की सबसे लंबी नदी है। तो आज की क्लास में हमने खत्म किया प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। किसके बारे में? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत हमने नदियों को दो भागों में बांटकर पढ़ा था, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, जिसमें से हमने अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में चर्चा कर ली है। तो आज की क्लास में हम यहीं पर इसे क्लास रोकते हैं। अगली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो दोस्तों इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना, लिख भी लेना। कोई फैक्ट रह चुका है तो मेरे ख्याल से तो जितने भी फैक्ट थे इंपोर्टेंट वे सभी मैंने आपके लिए पढ़ा रखे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। तो आज की क्लास के लिए यहीं पर रुकता हूँ। जय हिंद दोस्तों।